जय हिंद दोस्तों। मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस अकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे। और जो कि त्यौहार है रक्षाबंधन का, जो कि शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, वो भी पूर्णिमा के दिन। ठीक, तो इस त्यौहार की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहाँ तक देखें कि हम लोगों ने गुप्त काल को कवर किया था क्वेश्चन नंबर 35 तक पहले पार्ट में, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी समझा था। तो आप उसको देख सकते हैं, पहले जाके विजिट कर सकते हैं। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज हम बात करते हैं। फिर से मैं कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ जो मेन पॉइंट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एमसीक्यू पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि बताइए, इसका जो गुप्त वंश का पहला शासक था कौन था? तो यहीं से थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पहला शासक था श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। इसके बाद कौन आता है? तो घटोत्कच आते हैं, घटोत्कच। ठीक, हालांकि ये राजा नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर इनके बाद कौन आता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, इसके बाद शासन करते हैं कौन? समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन से क्यों तुलना की गई थी? क्योंकि नेपोलियन ने यूरोप को पूरी तरह से जीता था, यानी विजय किया था। उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत को पूरी तरीके से जीत लिया था। इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता था और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। इसलिए इसकी तुलना नेपोलियन से कर दी गई। और किसने की? तो मैंने कल, ये आपका सवाल था जो कि BN स्मिथ ने की थी। किसने की थी तुलना? BN स्मिथ ने क्या कहा था कि भारत का नेपोलियन कौन होगा? समुद्रगुप्त। और मैंने नेपोलियन आपको बता दिया कि नेपोलियन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था? यूरोप को पूरी तरह से जीत लिया था, इसलिए इसकी तुलना नेपोलियन से कर दी गई थी। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। और यदि हम यहाँ बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका पुत्र होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को और क्या कहते हैं? लिच्छवी दौहिद्र भी के नाम से भी जानते हैं। लिच्छवी दौहिद्र, ये मैंने कल आपको बता दिया था। ठीक, अब यदि यहाँ पे बात करें कि समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था, तो याद रखिएगा कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी सेकेंड, इसके 2 पुत्र थे। रामगुप्त की पत्नी थी देवी। कौन थी? देवी। रामगुप्त की पत्नी कौन थी? देवी। क्या हुआ था कि ये देवी जो है रामगुप्त को पसंद नहीं करती थी इनसे, लेकिन इनका विवाह हो गया था। ये विवाह हो गया था, लेकिन ये किसको पसंद करती थी? तो अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद करती थी। तो क्या हुआ कि देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिलकर रामगुप्त को निपटा दिया। निपटाने का मतलब पार कर दिया जीवन उनका। ठीक है, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त और देवी ने मिलकर आपस में विवाह कर लिया। ठीक है, जो कि देखा जाए तो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई कौन था? तो रामगुप्त की पत्नी थी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी भाभी श्री से विवाह कर लिया था। ठीक है, और इस कहानी का जितना भी वर्णन है वो आपको देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है कि
चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की शादी कैसे हुई, रामगुप्त को कैसे मारा गया, पहले इनका क्या था, ये पूरी कहानी का वर्णन मिलता है देवी चंद्रगुप्तम में, जिसके यदि राइटर भी पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा विशाख दत्त। कौन होंगे भैया, विशाख दत्त। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आरो यारो को लेकर बिल्कुल साथ में चलना है हमको, तो इसलिए मैं कुछ छोड़ नहीं सकता, ठीक है। यदि बात कर लें यहाँ पे विशाख दत्त की कुछ रचनाएं हैं, 2-3 जो उनको देखिए। एक तो देवी चंद्रगुप्तम हो गई, दूसरी मुद्रा राक्षस, ये भी नोट करिएगा कॉपी में। और यदि बात करें तो एक राघवानंद, ये भी इनकी पुस्तक है, राघवानंद, ओके, ये नंद्र, ओके। तो ये पुस्तकें हैं इनकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको कॉपी में नोट डाउन करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और किसी भी कंटेंट को किसी से भी तुलना मत करिए, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, डिस्प्ले में चल रहा है, ठीक है। अब तुम लोग क्या करते हो, उनके पीछे भगते हो जो एलईडी में पढ़ाना पसंद करते हैं या डिजिटल बोर्ड वाले, ठीक। तो कंटेंट की तुलना करो, पहले देखो उसको किसी उसमें टिक करके, ठीक। कोई भी क्लास में कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको। नाम का तो ये प्रैक्टिस सेट है, लेकिन प्रैक्टिस सेट के साथ में जितने भी इसके बेसिक पॉइंट है मैं पूरे के पूरे डिस्कस करता हूँ, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यदि बात करें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था, फाहियान था। तो उसकी पुस्तक फो क्यों की थी, वो भी पुस्तक याद रखिएगा, फो क्यों की, फो क्यों की, ओके। ये पुस्तक किसकी है, तो फाहियान की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और गुप्त काल का अन्य नाम की बात करें यहाँ पे तो स्वर्ण युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे 9 रत्न थे जिसमें धन्वंतरी एक वैद्य था, ठीक। और कालिदास भी इसी 9 रत्नों में से एक अच्छा राइटर था, और इसी में विशाख दत्त भी थे, ओके। अब बात आती है, थोड़ा सा यहाँ पे गुप्त वंश पढ़ रहे थे क्योंकि इसको स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी, वेद से लेकर संगीत तक सब कुछ यहाँ पे परिपूर्ण रूप से परिप्रेक्ष्य से मिल रहा था। तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई, ठीक है। एजुकेशन को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया, किसके द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी, तो कुमार गुप्त ने करी थी, कुमार गुप्त ने करी थी, ओके। किसने करी थी, तो कुमार गुप्त ने करी थी, ओके। ये क्या था, ये दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी था जिसने हॉस्टल भी प्रदान किया था, ठीक है। और यदि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, राजा तक्ष ने करवाया था, तक्षशिला का निर्माण। ये भी बात आप याद रखिएगा। और यदि हम बात करें यहाँ पे, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो केंद्र माना जाता था गुप्त काल में शिक्षा का। और जब ही इसको, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा 1198 में इसको क्या किया, ध्वस्त यानी जला दिया गया, ओके। नालंदा में शिक्षा दी जाती थी, पूछे किस शाखा की शिक्षा दी जाती थी, जाहिर सी बात बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, तो महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, ओके। यानी महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो बौद्ध, यानी ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो नालंदा को कहते हैं, ओके। उम्मीद है समझ गए होंगे। और यदि अंतिम शासक की हम याद करें यहाँ पे, कहाँ का, गुप्त वंश का, तो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त होगा। कौन सा, स्कंदगुप्त। तो अब स्कंदगुप्त के बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था, तो अब इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। और एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके बाद भी एक शासन आया जिसके द्वारा मतलब हुंडों ने शासक प्रारंभ कर दिया, गुप्तों का अंत कर गए, ठीक है। उसको कहते हैं विष्णुगुप्त। क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त। ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था, मतलब माना गया। ये बिल्कुल कैसा था, नकारा टाइप का था। कौन, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को क्या किया, हुंड शासकों ने इसको परास्त किया। ये कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया बोल सकते हैं, अफगानिस्तान के पास से आए थे। कौन, हुंड शासक, ओके।
तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे एमसीक्यू की, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, इसकी बात कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें यहाँ पे, किसकी, क्वेश्चन नंबर 36 की, तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो यदि आपका इसमें जवाब हो जाएगा उसमें तो सातवाहन वंश, यानी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा इस पे। ओके, फिर यदि मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखिए हम लोग एमसीक्यू की बात करते हैं। जैसे इसमें 36 का आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक जो हरिसेन द्वारा इसको लिखा गया था, तो ये किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि माना जाता है इसको। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। हरिसेन की एक पुस्तक है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है गुप्त काल को प्राचीन भारत यानी क्लासिकल युग कहा जाता है, तो किसके कारण कहा जाता है? तो मैंने आपको कल बताया था कि इसमें कला और साहित्य का बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, इसका विकास हुआ था यहाँ पे। तो बोल सकते हैं यानी विकल्प नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, जो कला व साहित्य क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचने के कारण इसका क्या हुआ? क्लासिकल युग कहा गया। ओके, क्लासिकल डांस भी होते थे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सारनाथ के धम्मेक स्तूप, सारनाथ के कौन सा स्तूप? धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो 38 का आपका जवाब हो जाएगा गुप्त वंश के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? काकिनी कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, करसापड़ कहा जाता था, या निष्क कहा जाता था? तो हम आपको बता दें इसमें कि 39 का आपका जवाब हो जाएगा, इसको दिनार के नाम से जानते थे। ओके, निष्क क्या होता था? जो गले में पहनने वाली सोने की धातु होती थी उसको निष्क कहते थे। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और जो कान में पहनते थे उसको काकिनी कहते थे। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि कालिदास की ये रचनाएं हैं, यानी विकल्प नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि मैंने अभी आपको बेसिक पॉइंट में ही बताया, तो किसने किया? तो गुप्त वंश ने ही किया। और यहाँ पे विशेष तौर पर किसने किया? तो गुप्त मतलब कुमार गुप्त ने किया था। ओके, कुमार गुप्त ने किया था, ठीक। इसीलिए बेसिक पॉइंट बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। फिर यहाँ पे गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो जो इसमें भू राजस्व दिया जाता था तो वो होता था आपका, यदि 42 के हम जवाब की बात करें यहाँ पे, तो उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग उसको दिया जाता था। ओके, यहीं पे नेक्स्ट की हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की बात करता है, यानी विकल्प नंबर ए आपका 43 का राइट हो जाएगा, क्योंकि नगरों का क्रमिक जो पतन हुआ था तो हुंडों द्वारा किया गया था, बहुत बुरी तरीके से इसका पतन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो मंदिरों को जाहिर सी बात है निर्माण किसने किया? तो गुप्त वंश ने किया। तो इसका ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को बहुत सारी ग्राम को अनुदान में दे दिया और वहाँ पे क्या किया? मंदिरों का निर्माण में उनका अहम योगदान माना, इसलिए इन्होंने क्या किया था? दान दिया था। तो इसमें ब्राह्मणों को इन्होंने क्या किया? बहुत सारा दान दिया, ठीक। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका
ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित है प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में स्थित है। तो उसमें किसकी है लौह स्तंभ की स्मृति, वो हमको बताना है। तो विकल्प की यदि बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, या डी है हर्ष, या डी है अनंगपाल। ठीक है, यहाँ पे हम जवाब की यदि बात करें यहाँ पे 45 का आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, यानी चंद्र की बात करता है। ठीक, विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था कौन था। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि मालविकाग्निमित्रम मैंने पहले क्लास में बता चुका हूँ कि किसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो 46 का आपका जवाब हो जाएगा कि ये अग्निमित्र की मतलब इसमें पराक्रम या वीरता को शामिल किया गया है, उसकी कहानियों को शामिल किया गया है, उसके पात्र को शामिल किया गया है, उसको नायक के रूप में लिया गया है। यानी विकल्प नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस शिलालेख से प्राप्त होता है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि 47 का आपका जवाब सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी प्रयाग। जो प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा कुछ आपको जैसे बताना चाहूँ कि जो वर्तमान में हम लोग त्यौहार वगैरह मनाते हैं, सावन हो गया, नवरात्रि हो गया, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये गुप्त वंश से ही मतलब गुप्त के शासनकाल से इसको प्रारंभ किया गया था, खास तौर पे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से। ओके, इतनी बात याद रखिएगा। अब यदि देखें हम यहाँ पे कि अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं और बाघ की गुफाएं जो एमपी में हैं, ठीक, इनमें जो भी स्थापत्य कला थी तो इन्होंने किसका श्रेय जाता है, तो भी गुप्त शासकों को जाता है। ओके, और यदि यहाँ पे बात करें कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे बात याद रखिएगा क्योंकि गुप्त काल का सबसे बड़ा पद किसका होता था, तो राजा का होता था। तो सबसे नीचे वाला पद किसका होता था, तो ग्रामिक का होता था। तो और ये हो सकता है यूपी SSS में पूछे जाए आपके क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा याद करिएगा। और यूपी आरओ, ये जो आरओ होंगे या यूपी PCS वगैरह होगा, इनमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो आमत्य का काम करते थे वो क्या करते थे, मतलब बोले तो जिला का मैनेजमेंट संभालते थे, उनको क्या कहते थे, आमत्य कहते थे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, तो उम्मीद करता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। 48 कहता है निम्न में किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी थी। तो 48 का आपका जवाब हो जाएगा गुप्त शासन काल में क्या हुआ था कि यहाँ पे स्त्रियों और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया जाता था। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ। तो हूणों ने किस पर आक्रमण किया था, तो गुप्त वंश पर आक्रमण करके अपना क्या किया, राज्य स्थापित किया। हाँ, हालांकि हूण जो होते थे ये लोग लूटने पे ज़्यादा विश्वास रखते थे, किसी भी राज्य को लूटना और वहाँ से निकल जाना, इस पर ये लोग विश्वास करते थे। कल की जब क्लास होगी मैं हूणों के बारे में चंद लाइनें बता दूंगा। ठीक है, ये कहाँ से आए, तो अफ़गानिस्तान से आए थे। ठीक है, और इन्होंने राजधानी किसको बनाया, तो अफ़गानिस्तान के बामियान को इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी बताई। ठीक है, तो ये सब बातें होंगी। ठीक, तो अब यदि बात करें हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की, किसकी, 50 की, तो 50 में क्वेश्चन है आपका कि नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, इनमें से कौन सा नहीं लिखा है। तो जानकी हरिणम नहीं लिखा है, बाकी सभी उनके हैं। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम भी, विक्रमोर्वशीयम भी है, और अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। ठीक, और यहाँ पे यदि कुमार संभव होते तो भी होते। इन्होंने कालिदास ने कितने नाटक लिखे, तो 6 नाटक लिखे। ठीक है, 6 मतलब रचनाएं लिखी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर यदि बात करें हम नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें यहाँ पे कि अजंता गुफाओं में
गुफाओं के सरीख जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो अभी मैंने बताया कि बाघ की गुफा की बात कर रहा है ये, तो विकल्प नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा, यानी बाघ यानी धार की बात है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गुफाएं हैं जो अनंजा गुफाओं के सरीख जैसी गुफाओं मिलती हैं यहाँ पे, कहाँ पर, बाघ में। ओके, क्वेश्चन नंबर है 52, गुप्त वंश ने अवधि शासन कहाँ से कहाँ तक माना है? तो इसका जो अवधि में शासन था, तो यदि 52 के हम जवाब की बात करें तो बोल सकते हैं कि 319 से 500 ईस्वी तक का इनका विकास हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब क्या प्रचलित रहे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कि, और यदि यहाँ पे एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा, यदि इनके समय की बात करें, स्थापना समय की, तो इनका देखा जाए तो 319 से हालांकि 540 तक रहा था। कहाँ तक रहा था? 540 तक। लेकिन इसमें विकल्प ए ही है आपका, जहाँ पे 319 से 500 ईस्वी तक जा रहा है, इसलिए हमने इसको विकल्प नंबर ए राइट किया। नहीं तो बाकी इसका जो समय है ये इसका प्रॉपर समय है, प्रॉपर वे में, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 53, क्या कहता है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा आरंभ की गई। तो 53 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी, गुप्त के शासनकालों में बाल विवाह की प्रथा आरंभ की गई थी। ओके, लड़की कम एज की, लड़का ज़्यादा एज का। ठीक, यहाँ पे तो या फिर छोटे में ही विवाह कर देना। ठीक है, दोनों बच्चे छोटे, उनको पता भी नहीं, और यदि क्या हुआ भविष्य में लड़का ख़त्म हो गया तो उसको विधवा साबित कर देना। ठीक, तो 54 की बात करें यहाँ पे, तो सोने की सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोने के सिक्कों की बात आया यहाँ पे, तो 54 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पे गुप्त काल सही हो जाएगा। और यहाँ पे सर्वाधिक चांदी के सिक्कों की बात आए तो कुषाण ने क्या किया था? चांदी के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे, यानी विकल्प नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि बात करें हम यहाँ पे 55 की, तो यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, जो कि यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था? तो 55 की यदि बात करें हम यहाँ पे, तो अभिज्ञान शाकुंतलम को क्या किया था कि यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था, यानी विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, यानी किस यहाँ पे अभिलेख दिए गए हैं, स्तंभ लेख दिए गए हैं, तो वहाँ से कहाँ से मिलता है? तो 56 का आपका जवाब हो जाएगा जो एरड़ अभिलेख है, वहाँ से इसके जानकारी प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो देखिए इसमें कहता है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाइए। ठीक है, तो पहले कौन आया इस बारे में बात करता है। तो 57 में यदि चलो क्रम लगाते हैं पहले। ठीक है, तो क्रम की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो पहले इसमें क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त की बात करें तो फिर चंद्रगुप्त थे या रामगुप्त थे? वो तो रामगुप्त ऑप्शन में ही नहीं, रामगुप्त क्योंकि हट गए थे, बकलोल टाइप का था वो। ठीक, इसके बाद जो चंद्रगुप्त का लड़का था कौन था? कुमारगुप्त, ये भी था। और कुमारगुप्त के बाद कौन आया था? स्कंदगुप्त। यानी 1 2 3 4 5, यानी विकल्प नंबर आपका एक ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी विकल्प नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यदि बात करें यहाँ पे, तो ये भरतपुर से प्राप्त हुआ था, यानी बयान से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, जब यहाँ की जो मुद्राएं थी प्रचलित कम हो गया, तो वो सिक्के, वो बहुत सी सारी क्या उनकी वहाँ पे जितने भी सिक्के थे जो प्रचलित थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था। ओके, वो कौन सी जगह है? तो भरतपुर। यहाँ से जब खुदाई हुई तो यहाँ से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए भरतपुर के बयाना से। ओके, जैसा कि हम लोग यहाँ जैसे सब्जी इकट्ठा होते, या फिर बोल सकते हैं कहीं भी कोई भी चीज़ मतलब इकट्ठा करने की चीज़ हो वहाँ पे डंप कर दी जाती है, वैसे प्रकार यहाँ पे सिक्के क्या हुए थे? इकट्ठे कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर
59 कहता है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था, आप सभी को पता है। तो 59 का विकल्प यानी कुमार गुप्त प्रथम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है जो बहुत ही शानदार है, इसको देखते हैं क्या कहता है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का उद्भव सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो क्या आर जो है एक कथन को परिपूर्ण या परिप्रेक्ष्य रूप से स्पष्ट करता है कि नहीं, इसकी बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो यदि हम बात करें इसकी, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जो 60 का, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी विकल्प नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 60 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 कहते हैं गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो 61 के यदि हम जवाब की बात करें तो यहाँ पे ताम्रलिपि में क्या होता था, इसका व्यापार किया जाता था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? तो 62 का आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा, उनको रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक कहते थे। और दिनार क्या कहते थे? दिनार किसको कहते थे? सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 जो कि बहुत ही शानदार है, इसको देखते हैं क्या कहता है। मैचिंग इसके साथ में खेलना है तो चलो खेल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 63 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यदि बात करें यहाँ पे, एक तरफ कहाँ है, बहुत सारी रचनाएं दिए गई हैं या फिर उनके राइटर दिए गए हैं, एक तरफ उनका पद दे दिया गया कौन क्या था। ठीक है। तो यदि पहले की बात करें किसकी, हम विशाख दत्त की, तो विशाख दत्त क्या थे? नाटककार थे, यानी विकल्प नंबर आपका दूसरा मतलब इसका सही हो जाए, मिल हो जाएगा। और फिर यदि बात करें यहाँ पे जो बारह मिहिर थे, जो बारह मिहिर थे, तो वो क्या थे? देखिए जैसे कि हम यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे कि बारह मिहिर कौन थे? तो खगोलविद थे। और चरक कौन थे? तो चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो एक गणितज्ञ थे। यानी हम यदि बात करें विकल्प की तो 2, 3, 1, 4 उसका विकल्प सही होगा। तो 1, 2, 3, 4 ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी विकल्प नंबर आपका सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात कर रहा है। तो 64 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो उज्जैन को केंद्र किया गया था किसमें? कला साहित्य के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें यहाँ पे जी, 64 का क्या सही विकल्प सही होगा? सी नंबर। तो 65 कहता है कालिदास की कृति एवं गिनती विश्व की कौन सी प्रसिद्ध सहायक कृतियों में होती थी? तो मतलब सबसे विश्व साहित्य मतलब जो प्रसिद्ध कृति थी वो कौन सी थी, उसको हमें चूज करना है। तो 65 की यदि विकल्प की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनका प्रचलित नाटक है, उसके बारे में इनकी व्याख्यान ज़्यादा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है वर्तमान गणितीय दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो 66 का आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर आपका बी, यानी गुप्त काल में। इसीलिए इसको क्या स्वर्ण युग कहते थे, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी व्यवस्थाएं थी, शिक्षा से लेकर के कलाकृति शैली तक सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। मतलब 3 कारण थे और एक उनमें से नहीं होगा। तो मैंने बताया हूणों का आक्रमण, तो ये तो सही होगा, यानी ये कारण था, यानी विकल्प नंबर नहीं सही होगा लेकिन। ठीक है। तो यदि 67 की हम बात करें यहाँ पे स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, तो ये भी सही था। और प्रांतीय शासकों का विद्रोह, तो ये भी सही था, क्योंकि यहाँ पे छुआछूत बहुत ज़्यादा चलती थी। यानी और जो तीसरा विकल्प नंबर है, यानी यही ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये बिल्कुल सही था।
ठीक है, यानी निम्नलिखित में से गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था, तो इसमें नहीं था लेकिन बाकी सब में था। ठीक, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कलाकृति को करवाया था? तो ये बात हो रही है यहाँ पे 68 में, यानी यहाँ पे बात हो रही है आपकी समुद्रगुप्त को। इसको क्या वीणा बजाना बहुत पसंद था, जो कि सबसे प्रचलित वाद्य यंत्र है कौन? वीणा। ये भी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने क्या किया था, इसको गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, पहले क्या साइंस भी होती थी तो भी गणित के रूप में ही होती थी, लेकिन उसको धीरे धीरे करके विषयों को बंटवारा हो गया। ठीक, फिर इसके बाद 70 की बात करें यहाँ पे, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम किससे संबंधित है? इसमें क्या खगोल शास्त्र का वर्णन है, या गणित का वर्णन है, या चिकित्सा का वर्णन है, या फिर धातु विज्ञान से संबंधित है? तो 70 के आपके विकल्प की बात करें, यानी सी इसका राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, यानी नवनीतकम किससे संबंधित है? तो चिकित्सक से संबंधित है। ठीक, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो 71 का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन था, तो ये मैं बताऊंगा नहीं। तो चलिए, आपकी यदि क्लास कैसी लगी तो आप बताइएगा। तो यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और क्लास में टिकना सीखिए, यानी वहाँ पर रुकना सीखिए। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव मिल के जाएगा यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं, आज की त्यौहार की सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से नए क्लास के साथ। अब कल देखते हैं हम लोग क्या चालू करेंगे। यदि और कराना हो तो बताइएगा, मैं इसका और एक प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा। ठीक है, 20, 25, 30 क्वेश्चन का। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए सभी छोटे बड़े भाइयों को जय हिंद।